लेकिन इसी के साथ अब अगला नंबर खुद मोदी का लगने वाला है। दोस्त, ये खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी, आपके दिल में भी गुस्सा होगा, है ना? तो चलिए पूरी खबर को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप शुरू से लेकर अंत तक बने। इस्तीफे ऐसे नहीं होते जैसे आप नौकरी छोड़ते हैं, ये इस्तीफे इतिहास में दर्ज होते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल सत्ता का असली खेल क्या है। सवाल ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, सवाल ये है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब अगला नंबर किसका है। क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हटाया जा रहा है? और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रपति भवन भेजने की तैयारी में हैं? क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जिसे गोदी मीडिया ने आपकी आंखों से छुपा रखा है? अब जरा गौर कीजिए, महज 24 घंटे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आती है और उसी के कुछ घंटे बाद दिल्ली की सत्ता की गलियों में एक नई फुसफुसाहट तेज हो जाती है। अब राष्ट्रपति मुर्मू जाएंगी और फिर एक और फुसफुसाहट, मोदी अगला राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आपको शायद यह मजाक लगे, लेकिन दिल्ली की दीवारों के कान हैं और उन कानों में इस वक्त कुछ बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर खलबली है। कहा जा रहा है कि कई सांसदों और मंत्रियों से सादे कागज पर दस्तखत करवाए गए हैं। क्यों, किस लिए? क्या वो इस्तीफे के लिए तैयार किए गए हैं या फिर किसी बड़े फैसले की पूर्व स्वीकृति ली गई है? बीजेपी के कई नेताओं को ये तक नहीं बताया गया कि वो क्या साइन कर रहे हैं और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में विपक्ष पूरे जोर पर है, राहुल गांधी मैदान में हैं और आरएसएस खुद मोदी शाह की जोड़ी से नाराज दिख रही है। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। जगदीप धनखड़ की जो मोदी सरकार को पसंद नहीं आई, उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, उन्होंने संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाए और फिर एक दिन अचानक खबर आती है इस्तीफा। कारण स्वास्थ्य। जैसे कि हर विरोधी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है जब सत्ता को उसे हटाना होता है। ये वही स्क्रिप्ट है जो पहले भी कई बार चली है, लेकिन असली कहानी ये है कि संघ यानी आरएसएस अब मोदी और शाह को साइडलाइन करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत हुई है धनखड़ से। अब राष्ट्रपति मुर्मू की बारी क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। 2029 के बाद अगर बीजेपी हारती है, अगर विपक्ष सरकार में आता है तो मोदी नहीं कर सकता, कोई चार्जशीट नहीं भेज सकता। ये एक सुरक्षा कवच है और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है राष्ट्रपति मुर्मू को हटाया जाएगा और इसीलिए पर्दे के पीछे मुर्मू के इस्तीफे की पटकथा लिखी जा रही है। आपको याद है वो 75 वर्ष की थ्योरी जिसे खुद बीजेपी ने गढ़ा था, लेकिन अब उसी थ्योरी के तहत संघ मोदी और शाह को बाहर करने का रास्ता बना रहा है और संघ चाहता है कि यह विदाई सम्मानजनक हो, यानी पद छोड़िए लेकिन ऊपर जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए। और मोदी को इससे अच्छा क्या चाहिए? देश का सबसे ऊंचा पद, सबसे सुरक्षित पद और राजनीति में भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बनाए रखने की छूट। अब जरा सोचिए, अगर मोदी राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या वे रबर स्टैंप बनेंगे जैसे बाकी राष्ट्रपति रहे हैं? क्या वे सरकार के हर फैसले पर केवल मुहर लगाएंगे या फिर वो हर नीति को नियंत्रित करेंगे, दबाव बनाएंगे और प्रधानमंत्री के ऊपर एक छाया सरकार बनकर बैठेंगे? क्या मोदी राष्ट्रपति भवन में बैठकर भी सरकार चलाएंगे? अब बात करते हैं अमित शाह की। मोदी को अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है तो शाह को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि संघ के साथ अमित शाह का रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा। संघ को शाह की राजनीतिक शैली पसंद नहीं है, न उनकी भाषा न उनकी रणनीति, और शाह की पूरी ताकत मोदी से आती है। मोदी हटे तो शाह का जाना तय है, मतलब एक नहीं कई बड़े विकेट गिरेंगे। और इसलिए ही सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के कुछ सांसदों से पहले ही इस्तीफे के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, जैसे कि वक्त आने पर एक एक को इस्तीफा दिलवाया जाएगा। अब सवाल है अगला कौन? नाम सामने आ रहा है संजय जोशी का, वो शख्स जो बीजेपी से निकाल दिए गए थे, मोदी से खुले टकराव में आए थे, मगर संघ का लाडला माने जाते हैं। 2 दशक तक संगठन से दूर रहते हुए भी जो आज भी दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा देखते हैं। संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लिया जा रहा है। अगर यह होता है तो मोदी युग का अंत शुरू हो चुका है। और अब आखिरी सवाल, क्या मोदी और शाह इतनी आसानी से हट जाएंगे? नहीं, वे लड़ेंगे, हाथ पैर मारेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर संघ तय कर चुका है कि अब बहुत हो गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। राजनीति में प्रधानमंत्री बदलते हैं, राष्ट्रपति बदले जाते हैं, लेकिन इतिहास सब याद रखता है। दरअसल 2024 के चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए उतने सहज नहीं रहे जितने दिखाए गए। एनडीए के पास भले बहुमत हो, लेकिन वो मोदी के नाम पर नहीं, गठबंधन की कृपा से है।
और पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी को खुद की सरकार चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अब जरा संघ की भूमिका पर नजर डालिए। संघ कई सालों से यह देख रहा था कि मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को एक व्यक्ति विशेष का संगठन बना दिया है। संघ के प्रचारक जो विचारधारा पर काम करते थे वो अब रैलियों में मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाने में लगे थे। संघ अब खुद को राजनीतिक रूप से नगण्य समझने लगा था और यही बात नागपुर को मंजूर नहीं। अब संघ चाहता है अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है मोदी का पीएम पद से सम्मानजनक विदाई। इसलिए पहले स्टेज तैयार किया गया धनखड़ को हटाकर। अब स्क्रिप्ट है मुर्मू को बाहर करने की और फिर मोदी को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी को एक नया युग दिखाने की। अब आइए मोदी के मूड की बात करें। मोदी जानते हैं कि 2029 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा, चाय बेचने वाला अब कारपोरेट्स के आगे झुकता दिख रहा है। और मोदी की सबसे बड़ी समझ ये है वो कोई मामूली राजनेता नहीं है, उन्हें इतिहास में अपनी जगह चाहिए और वो जगह संसद भवन से नहीं राष्ट्रपति भवन से आएगी। भारत का पहला राष्ट्रपति जो देश में सबसे ज्यादा वोटों से पीएम बना था, जो 10 साल राज किया और फिर राष्ट्रपति बना, ये सपना है जो शायद अब स्क्रिप्ट बन चुका है। अब सवाल उठता है क्या अमित शाह को ये मंजूर होगा? क्योंकि अगर मोदी राष्ट्रपति बनते हैं तो शाह के पास क्या बचेगा? गृह मंत्रालय, या वो भी लिया जाएगा और शाह को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा जहां वो सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करें। यही वजह है कि अमित शाह इन दिनों आरएसएस से खुलकर बात करने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह नागपुर में कई गुप्त बैठकों में शामिल हुए हैं और वो संघ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मोदी के बाद का विकल्प माना जाए, लेकिन संघ अभी तक सहमत नहीं है। संघ चाहता है एक नई पीढ़ी। और अब बात करते हैं एक चौंकाने वाले नाम की, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि आरएसएस का एक धड़ा योगी को आगे बढ़ाना चाहता है पीएम पद के संभावित चेहरे के रूप में, क्योंकि योगी की लोकप्रियता अब मोदी की छाया से बाहर निकलने लगी है। यूपी में उनकी पकड़ मजबूत है, वो कठोर निर्णय लेते हैं और उनके भाषण भी अब मोदी से ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। अगर योगी को संघ का आशीर्वाद मिलता है तो यह मोदी और शाह दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इस सियासी शतरंज में विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रहा है। राहुल गांधी की यात्राओं ने जो नैरेटिव तैयार किया था वो अब बीजेपी के भीतर के घावों पर नमक का काम कर रहा है। विपक्ष को अब एक बात समझ में आ गई है, मोदी अमित शाह से लड़ना उतना कठिन नहीं है जितना दिखता है। अगर बीजेपी के भीतर ही उनकी नींव हिल रही है तो बाहर से तो बस हल्का सा धक्का देना काफी होगा। अब अंतिम और सबसे खौफनाक संकेत पर आइए। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के कुछ अधिकारियों को हाल ही में राष्ट्रपति भवन के स्टाफ से प्रोटोकॉल डिस्कशन करते हुए देखा गया। अब आप सोच सकते हैं पीएमओ का स्टाफ राष्ट्रपति भवन में, क्या सिर्फ शिष्टाचार या फिर राष्ट्रपति बनने की रिहर्सल? कहीं ये बदलाव पहले से तय तो नहीं? तो साथियों, धनखड़ का जाना एक झांकी थी, मुर्मू को हटाना महाभारत की भूमिका है और मोदी का राष्ट्रपति बनना महायुद्ध का कुरुक्षेत्र होगा। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, पर इतना तय है राजनीति अब सिर्फ चुनावी रैलियों का खेल नहीं रही, यह अब सत्ता की कुर्सी को सुरक्षित करने की रणनीति बन चुकी है। आपसे पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि मोदी अब खुद को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा की अगली लड़ाई खुद के भीतर से ही उठेगी? और क्या इस सब के बीच विपक्ष को नई संजीवनी मिलेगी?